गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, और वर्ल्ड इकोनॉमी में हमने 3 संस्थाओं के बारे में पढ़ा। इकोनॉमी में अगर कुछ और रहा तो हम आगे की क्लासेस में जब भी आपको कोई समस्या होती है या मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, तब हम दोबारा इकोनॉमी में वापस मूव कर लेंगे थोड़ा सा। बट अभी हम अपना इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत का इतिहास से स्टार्ट करते हैं आज से। और भारतीय इतिहास वैसे पढ़ने जाएंगे तो 6 महीने का समय कम पड़ जाएगा, और क्योंकि हमें थोड़ा सा लिमिटेड चीज़ों को पढ़ना है पीएससी और व्यापम के हिसाब से, हमारी कोशिश रहेगी कि हम 1.5 से 2 महीने में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, लगभग 40-45 क्लास में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और रह गया है हमारा, जो कवर करना ही है हालांकि किसी तरीके से। मैंने आपको करंट अफेयर जो नोट करवाया है, सिर्फ इंडियन करंट अफेयर नोट करवाया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी हमारा बचा हुआ है, लगभग 5-6 क्लासेस में हम उसको कवर करेंगे। देखेंगे अगर बीच बीच में समय मिला तो, जैसे भी आपका इंटरेस्ट के ऊपर है, या फिर हिस्ट्री खत्म होने के बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले ये बताइएगा कि इतिहास किसको कहते हैं? बीते हुए कल को इतिहास कहते हैं। हाँ, कल हमने क्या खाया, कितने टाइम घूमने गए, वो भी इतिहास हो गया क्या? भूतकाल है पर वो इतिहास नहीं है। इतिहास होने के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है? हाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए उन घटनाओं का। ठीक है, उनको हम इतिहास कहते हैं। तो जनरली जब हम इतिहास ये इस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए इतिहास क्या चीज़ है? इतिहास निरंतरता और परिवर्तन का एक संग्रह है। कौन कौन से क्षेत्रों में इन परिवर्तनों के? तो सबसे पहले है यहाँ पे राजनीतिक, एक कारक है यहाँ पे सामाजिक, अगला है आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और एक कारक है आपका सांस्कृतिक। एक महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पे सांस्कृतिक। इन सभी क्षेत्रों में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आज भी प्रचलित हैं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं और आज भी प्रचलित हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन आ गया है। ठीक, तो इतिहास का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो ये 5-6 फैक्ट की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इतिहास क्या चीज है? इतिहास राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों में निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन है। ठीक है, वैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को बताना हो तो हम कह सकते हैं कि जो भी बीत गया है, जो भी बीता हुआ है, वो भी इतिहास है। ठीक है, पर ये जब अध्ययन की दृष्टि से देखें तो जो भी बीता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट शामिल हैं, पर हर चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी चीज़ें जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम, उनके संग्रह को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब इतिहास के अध्ययन के कई सारे तरीके हैं। भारतीय इतिहास में या फिर विश्व के इतिहास को कई प्रकार से अध्ययन किया जाता है। जनरली इसके अध्ययन के लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक को कहा जाता है वर्टिकल मेथड। ठीक, इतिहास के अध्ययन के लिए 2 तरीके हैं। एक को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर और एक है क्षैतिज। कौन सा हॉरिजॉन्टल है, कौन सा वर्टिकल है? और ऊर्ध्वाधर? अच्छा, ये स्टैंडिंग लाइन है कि स्लीपिंग लाइन? ऊर्ध्वाधर मतलब स्टैंडिंग लाइन, क्षैतिज मतलब ये स्लीपिंग लाइन वाला। ठीक,
ठीक, ये दो तरीके हैं आपके इतिहास के अध्ययन के, इतिहास के जो भी कालक्रम है इसके अध्ययन के दो तरीके हैं। ठीक, वैसे मैं आपको सिस्टमेटिक नोट करवा दूंगा आगे, पर आप चाहें तो इसको नोट करते चलेंगे। ठीक, इतिहास अध्ययन के ये दो तरीके हैं। अब इनमें किस तरीके से अध्ययन किया जाता है? जनरली अगर हम बात करें तो एक तो हमने 4 फैक्टर डिस्कस किए कि किन किन चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। एक हमने बात किया राजनीतिक, एक था आपका सामाजिक, एक फैक्टर था आर्थिक और एक था सांस्कृतिक। अब अगर हमें इनको अध्ययन करना है तो हमें इतिहास में कौन कौन से कालक्रम को हम अध्ययन कर रहे हैं उसके हिसाब से, मान लीजिए हम अपनी शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु सभ्यता से। एक हमारा तरीका क्या हो सकता है कि हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हम उसके राजनीति की चर्चा करें, राजनीति के दृष्टिकोण से क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन सी चीज़ें आज भी चल रही हैं, इसको हम देखें। ठीक, वैसे सिंधु सभ्यता से पहले हम पूरा पाषाण काल की भी चर्चा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक इतिहास के कालक्रम की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आता है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक, जिसमें कि हम हड़प्पा सभ्यता और ऐसी सभ्यताओं की चर्चा करते हैं जहां पे लिखित साक्ष्य हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, आद्य ऐतिहासिक। फिर आता है ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में फिर बहुत सारे किंगडम्स की शुरुआत हो जाती है, जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक, फिर हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक, उसके बाद में मौर्य, फिर मौर्योत्तर। इस तरीके से हम पूरा एक सीक्वेंस क्रोनोलॉजी के फॉर्म में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, प्रागैतिहासिक काल ऐसा इवेंट है, ऐसा काल है, एक ऐसा समय है जहां पर लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिलते हैं। मानव सभ्यता का जब विकास हुआ है एक आदि मानव के रूप में, अब उसको स्टार्टिंग से लिपियों का ज्ञान नहीं था कुछ, मतलब वो लिखने पढ़ने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए कुछ आवाज़ों का उपयोग कर लेते थे, लेकिन लिखने पढ़ने के लिए कोई लिपि नहीं थी। ठीक है, ये होता है आपका प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा है जहां पे लिपि विकसित हो गई थी, जिनको वो तो समझ लेते थे, हम नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या लिख के चले गए हैं। और ऐतिहासिक काल ऐसा इतिहास का क्षेत्र टाइम पीरियड है जहां पे एविडेंसेस लिखित फॉर्म में भी मिलते हैं और हम उनको डिकोड कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ उन्होंने लिखा था। ठीक, अब मैं बात कर रहा था कि इतिहास को पढ़ने के लिए ये दो मेथड हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। पहला मेथड क्या हो सकता है? अगर हम प्रागैतिहासिक की चर्चा कर रहे हैं तो हम प्रागैतिहासिक के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के बारे में पढ़ लें, या फिर हम सिर्फ राजनीति की चर्चा करें और प्रागैतिहासिक काल से लेकर आद्य ऐतिहासिक काल और वर्तमान काल तक जो भी राजनीतिक चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उसको पढ़ लें। ठीक, अब इस तरीके के जो स्टडी है, ठीक, इसको हम क्या कह रहे हैं? आपका हॉरिजॉन्टल स्टडी। प्रागैतिहासिक काल में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारा कुछ पढ़ लेंगे अगर एक बार में, इसको हम कहते हैं क्षैतिज अध्ययन। ठीक, हॉरिजॉन्टल स्टडी। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट हो गए हैं, मतलब लाखों साल पहले से लेकर के वर्तमान काल तक, अगर हम सिर्फ राजनीति की या फिर सिर्फ सामाजिक क्षेत्र की या सिर्फ आर्थिक या फिर सिर्फ सांस्कृतिक की चर्चा करें, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल स्टडी। ठीक है, जनरली हिस्ट्री में या भारत में जब भी इतिहास का अध्ययन किया जाता है तो एक प्रचलित कह सकते हैं कि ट्रेडिशन रहा है कि हम किस तरीके का अध्ययन करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टडी। ठीक, कोई भी हम मान लीजिए किसी राजा की, मौर्य काल की, मौर्योत्तर काल की या वैदिक काल की जब चर्चा करेंगे तो हम उस टॉपिक को पढ़ते हुए ही सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, आर्थिक स्थितियों के बारे में और संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो भारत में जो प्रचलित एक तरीका है इतिहास पढ़ने का वो है हॉरिजॉन्टल स्टडी वाला। ठीक, लेकिन विश्व के कुछ ऐसे देश भी हैं यहाँ जहाँ पे वर्टिकली स्टडी किया जाता है। अभी ये इतिहासकार के ऊपर है और स्टूडेंट के ऊपर है कि वो किस तरीके से स्टडी करना चाहता है। एक बार जब आप ओवरऑल इसको स्टडी कर लेंगे तो आप किसी भी तरीके की स्टडी कर सकते हैं, चाहे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, आपके ऊपर रहेगा कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपके एग्जाम के डिमांड के हिसाब से। ठीक है, अब मैंने दो चीज़ें आपसे डिस्कस की। पहला है कि इतिहास के कालखंड में क्या क्या चीज़ें हमको अध्ययन करनी है, वैसे इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। इतिहास पढ़ने का तरीका क्या हो गया। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करें कि इतिहास क्या होता है, तो इतिहास में आपने बताया कि 4 फैक्टर्स हैं। ठीक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, इनमें निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन है आपका इतिहास। इतिहास वैसे कई भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो एक हो सकता है आपका विश्व का इतिहास, उसके बाद में हो गया आपका भारत का इतिहास।
विश्व के इतिहास में कई खंड हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है सिर्फ भारत का इतिहास। जब हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें वापस से हम कई डिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि एक है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग या प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है इसको। प्राग या प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का वो कालखंड जहां पे हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इतिहास की जब चर्चा करेंगे हम तो लगभग 2.5 लाख साल पहले से मानव के प्रमाण हमको मिलने लग जाते हैं। 2.5 लाख पहले से मानव जो है वो विकास के क्रम में आगे बढ़ने लग गया था और वहां से हमने कोई एविडेंसेस इकट्ठे करने शुरू कर लिए थे। अब इतिहास के इतने पुराने समय से हमको सिर्फ कुछ पत्थरों के टुकड़े या हड्डियां या ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि मानव जो है अपने विकसित स्वरूप में यहाँ पे था, काम कर रहा था, मतलब किसी न किसी तरीके से जीवन यापन कर रहा था। लेकिन वो कुछ भी ऐसे एविडेंस छोड़ करके नहीं गए हैं जिससे हम उनके लाइफस्टाइल की, संस्कृतियों के बारे में कुछ चीज़ें पता कर सकें। ठीक, ये ऐसा कालखंड है जहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का जो दूसरा प्रमुख खंड है इसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें जनरली कौन से सभ्यताओं के बारे में हमको पढ़ना है? सबसे फेमस है आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। ये ऐसा कालखंड है इतिहास का जहां पर लिखित साक्ष्य तो हैं, कुछ चीजें इन्होंने क्या किया है, लिख के तो गए हैं, सिंबल के फॉर्म में हो या स्टेटमेंट्स के फॉर्म में हो, पर हम उनको पढ़ नहीं सक रहे हैं। वर्तमान जो मनुष्य है ये इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये चीज, ये समय, इस इतिहास को हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा कालखंड है आपका ऐतिहासिक कालखंड, ऐतिहासिक काल। ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे लिखित साक्ष्य भी हैं और हम इसको पढ़ भी पा रहे हैं। यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं और हम इसको पढ़ भी ले रहे हैं। वर्तमान मनुष्य के लिए ये रीडेबल फॉर्म में है, वो जो लिपि है उसको हम पढ़ ले रहे हैं। ये कालखंड कहलाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के जनरली 3 कालखंड हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। डिफरेंस क्या है? प्रागैतिहासिक काल पाषाण युग वाला काल है जहां पर मनुष्य कोई भी चीज रिटर्न एविडेंस के फॉर्म में छोड़ करके नहीं गया है। उनके जो अवशेष हमको मिलते हैं उन्हीं से हम अनुमान लगाते हैं कि वो उनकी लाइफस्टाइल ऐसी रही होंगी, उनका कल्चर इस तरीके का रहा होगा। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इन्होंने कुछ चीजें लिखा है दीवालों में या कॉइन्स पर या पेंटिंग्स पे, लेकिन हम उनको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। वो खुद तो समझ लेते थे, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और इतिहास का तीसरा कालखंड है ऐतिहासिक काल, जिसको हम पढ़ भी पाते हैं, मतलब उन्होंने लिख के भी गए हैं और हम पढ़ भी पाते हैं। ठीक है, इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से नोट करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा भारत का इतिहास, और जो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नोट नहीं किया है वो इतिहास की एक परिभाषा नोट कर लीजिएगा। ठीक, हेडिंग डालिएगा इतिहास। लिखिएगा इसमें इतिहास राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन है। सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन है। इतिहास राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन है। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास अध्ययन की
इतिहास अध्ययन की दृष्टि से दो विधियां प्रचलित है। इतिहास अध्ययन की दृष्टि से दो विधियां प्रचलित है। पहला है लंबवत या ऊर्ध्वाधर, लंबवत या ऊर्ध्वाधर, और दूसरा है क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत सबसे पहले लिखिएगा पुरातात्विक। पुरातात्विक डैश करके लिखिएगा। पुरातात्विक में वास्तुकला, वास्तुकला, अभिलेख, अभिलेख, चित्रकला, कॉमा, सिक्के इत्यादि। वास्तुकला, अभिलेख, चित्रकला इत्यादि। सेकंड है साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में लिखिएगा वैदिक, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य इत्यादि। साहित्यिक साक्ष्य में था वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य इत्यादि। और तीसरा विदेशी यात्री वृतांत। विदेशी यात्री वृतांत डैश करके लिखिएगा। हुएनसांग, फाहियान, हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग इत्यादि। ठीक है, इतिहास को जब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि इतिहास के पढ़ने के दौरान या इसके बारे में कौन कौन से साक्ष्य मौजूद हैं जहाँ से हम कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन, कंक्लूजन निकाल सकें कि हाँ इतिहास के बारे में ये बात बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक, तो इतिहास को जब पढ़ने जाएंगे तो हमें कई प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे कि आपके भवन हो गए, ठीक है, कोई अभिलेख हो गया, जैसे कि किसी राजा ने किसी पत्थर पर कोई अभिलेख खुदवाया है, कुछ टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे कुछ खुदवाया था। इसके अलावा कुछ कॉइन्स हो गए, ठीक है, कॉइन्स में कुछ सिंबल्स छिपे हुए हैं, इससे कुछ एविडेंस निकल जाते हैं। या फिर आपके
एक और चीज हमने क्या पढ़ा इसमें, अभिलेख हो गए, कॉइन्स हो गए, चित्रकला। कोई राजा है, अपने समय में बहुत धनाढ्य व्यक्ति रहा होगा, उस समय उन्होंने कोई चित्र बनवाए, ठीक है। चित्र में कई ऐसी चीजें हैं जो कि उस समय के रिचुअल्स को दर्शाती हैं, उस समय की लाइफस्टाइल को दर्शाती हैं, कल्चर को दर्शाती हैं। तो हम कुछ एविडेंस, कुछ ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ उस समय ये चीजें प्रचलित रही होंगी। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर क्या आता है, ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक, वो सारे एविडेंसेस पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर है। अगला है साहित्यिक साक्ष्य। जो भी चीजें टेक्स्ट के फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में है, इनको हम कहते हैं साहित्यिक साक्ष्य, जैसे कि बुद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, वैदिक साहित्य है, ठीक। उसके अलावा विदेशी यात्री जब यहाँ पे घूमने आए, अलग अलग राजाओं ने उनको संरक्षण दिया और उनके संरक्षण में वो यहाँ पर रह करके काफी सारी बातें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हुई हैं, ठीक। और उन्हीं चीजों को, वही जो रिटर्न टेक्स्ट है, उन्हीं को हम कहते हैं विदेशी यात्री वृत्तांत। जैसे कि ह्वेनसांग भारत आए थे, फाहियान इत्सिंग, कई सारे जो कि बौद्ध और आपके बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चीनी यात्री जो है वो भारत आते थे। इनकी जो भी यात्राएं हैं, इनका वर्णन हमको लिखित फॉर्म में मिलता है। इनको भी हम एक एविडेंस के रूप में मानते हैं इतिहास पढ़ने के दौरान, ठीक है। चलिए अब सीधे हम अपने इतिहास वाले टॉपिक पे आते हैं और आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का विभाजन। सबसे पहला है प्राक ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक, प्री हिस्ट्री। इसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्राक ऐतिहासिक या प्री हिस्ट्री। दूसरा विभाजन है आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री। और लास्ट है ऐतिहासिक काल या हिस्ट्री। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक। इसके बारे में बस एक एक चीज नोट कीजिएगा, वही जो हमने अभी इसके बारे में समझा था। यहां पे लिखित साक्ष्य नहीं है, इनको जब है ही नहीं तो वैसे इनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, ठीक। यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल है लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर अवेलेबल भी है और पढ़ा भी जा सक रहा है। ये सारा जो कैटेगराइजेशन है ये साक्ष्य के आधार पर है, कहाँ पर लिखित साक्ष्य अवेलेबल है और किसको पढ़ा जा सक रहा है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वो कालखंड है जहाँ पे न तो कोई लिखित साक्ष्य मिलते हैं न तो उनको पढ़ा जा सक रहा है। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य तो है, पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल जहाँ पे साक्ष्य भी हैं और पढ़े भी जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब प्रागैतिहासिक काल की हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से एविडेंस है जहाँ से हम कुछ कॉन्क्रीट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कुछ निर्णय निकाल सकते हैं उनके कल्चर के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में। तो जहाँ पे जनरली पुरातात्विक साक्ष्य ही एकमात्र सहारा होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा यहाँ पर कुछ भी हम निर्णय या कोई भी फाइनल डिसीजन निकालते हैं कि वहाँ पे लाइफस्टाइल या उनका कल्चर किस तरीके से रहा होगा। यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य तो रहेंगे ही, लेकिन साथ में क्योंकि यहाँ पर रिटर्न एविडेंस भी आने लग गए थे, इससे भी कई चीज़ें पता चलती है। और यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य के साथ में आपके जितने भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमको ऐतिहासिक काल के बारे में जानने के लिए, ठीक। उसके बाद में प्रागैतिहासिक काल के नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल। एक एक करके इनमें जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इनको देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, इसको भी हम अलग अलग कालखंड में विभाजित करके पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल को।
प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहला लिखिएगा, इस तरीके से 3 ब्रांचेस बना करके। सबसे पहला ब्रांच है पूर्व पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के अंदर जनरली इसको आप पाषाण काल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे मनुष्य जो है वो पत्थरों पर ही अपनी जीवन यापन कर रहा था, पत्थरों से ही वो हंटिंग करता था, पत्थरों से हो सकता है आग जलाना सीख लिया था, मतलब उसका जो पूरा जीवन है वो पत्थरों के आसपास चल रहा था, इसीलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है, स्टोन एज कहा जाता है। ठीक, इसमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, पहला वर्गीकरण है पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे किस तरीके की यहाँ पे लाइफस्टाइल थी इसके बारे में है, पूरा पाषाण काल। सेकंड है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और लास्ट है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, इसमें सबसे पहला आप हेडिंग डाल दीजिएगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। अच्छा, सामान्य किताबों में आप जब पढ़ेंगे तो आपको यही 3 क्लासिफिकेशन मिलेगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। पर आप इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लीजिएगा जो कि हो सकता है सामान्य बुक्स में आपको पढ़ने को ना मिले या जहाँ पे कन्फ्यूज़न का स्कोप पैदा होगा। एक है यहाँ पे ताम्र पाषाण। हाँ, यहाँ पे तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण कहा जाता है। मतलब सिंधु सभ्यता से कुछ समय पहले का ये टाइम है, मतलब पाषाण काल और तांबे का जो मिक्स फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब पत्थरों के उपयोग और तांबे के उपयोग का जो मिक्स्ड एक टाइम पीरियड था, टाइम कल्चर था, इसको हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। और एक है यहाँ पे महापाषाण काल। महापाषाण काल, इनमें क्या क्या ऐसी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे हम इनमें डिफरेंस जान सकते हैं, उसको देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा पूरा पाषाण या पूर्व पाषाण काल। पहला पॉइंट लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा मनुष्य का जीवन पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। मनुष्य का जीवन पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग। पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट भोजन के लिए शिकार। भोजन के लिए शिकार।
नेक्स्ट पॉइंट, आग के विषय में ज्ञान। ये आग को लेकर के बड़ा संदेह वाला स्थिति रहता है, ठीक है। कई बार इसको पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल में उनको आग के बारे में समझ आ गया था। कई किताबों में मिलेगा आपको मध्य पाषाण। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि क्योंकि आग तो एक नेचुरल फेनोमेना है, कहीं ना कहीं व्यक्ति ने शुरुआत में अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं आग देखा होगा, चाहे वो लावा के रूप में हो, चाहे जंगल में जो आग लगती है उसकी वजह से देखा हो। तो आग ये जनरली ये देख चुके थे पूरा पाषाण काल में ही। लेकिन जब इसको कंट्रोल करने की बात आती है, कैसे हम अपने यूज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आग को यूज़ कर सकते हैं, तो जनरली दिमाग धीरे धीरे विकसित होता गया और लाखों सालों के बाद में मध्य पाषाण काल आते आते व्यक्ति ने आग का उपयोग समझ लिया था कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप लिखिएगा आग का ज्ञान, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्रमुख स्थल। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य जहां से मिलते हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख स्थल है। यहां से एक प्रश्न पूछा गया है आपके पीएससी में पूरा पाषाण कालीन स्थल के बारे में, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे पहला स्थल है इसमें सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी, ये सोहन नदी घाटी आपको पंजाब का मैप, इंडिया का मैप ध्यान में आ रहा है। इंडिया के मैप में आप पंजाब वाला एरिया ध्यान कर पाएंगे। पंजाब से और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। पंजाब और पाकिस्तान का जो मिक्स टाइप का एरिया है, मतलब पंजाब एक बड़ा एरिया हुआ करता था जहां पे कुछ टाइम के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे पंजाब का ये वाला एरिया आपका पंजाब हो जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे राजस्थान वाला एरिया है, ये पंजाब, और यहाँ पे ये जो पूरा पाकिस्तान वाला एरिया है, इधर का भी कुछ हिस्सा जो कि अब पश्चिमी पंजाब जिसको हम कह सकते हैं, ये पूर्वी पंजाब हो गया, ये पश्चिमी पंजाब, ये पंजाब भारत में है और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। पंजाब में, पाकिस्तान में भी पंजाब नाम का एक प्रोविंस, एक राज्य है, ठीक है, जिसको हम पाकिस्तान का पंजाब कहते हैं। तो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, इसी नदी पे, इसी एरिया में एक नदी बहती थी, सोहन नदी, और उसी नदी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई, इसको हम कह रहे हैं सोहन नदी घाटी वाली सभ्यता, ठीक है। इसमें आपने लिखा सोहन नदी घाटी, डैश करके लिखिएगा, पंजाब और ब्रैकेट में पाकिस्तान। कौन सा एरिया है? तो पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया है। ठीक, सेकंड लिखिएगा, लोहंदा नाला। लोहंदा नाला यहाँ पे उत्तर प्रदेश के आसपास वाले एरिया में विकसित हुआ था। लोहंदा नाला, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल में अगला जो क्षेत्र है जहां पे पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, लिखिएगा हथनौरा। हथनौरा, मध्य प्रदेश। हथनौरा डैश करके एमपी। और एक है
पल्लवरम, ये वाला तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र था, पल्लवरम तमिलनाडु। पल्लवरम तमिलनाडु। इसी में ही पल्लवरम वाले में ही एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा जहां से प्रश्न पूछा गया था। पल्लवरम में (1863) में 1863 में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा सर्वप्रथम पुरातात्विक औजार की खोज, इन्होंने यहाँ पे एक कुल्हाड़ी खोजा था। मतलब ये माना जाता है कि वो जो कुल्हाड़ी थी वो पूरा आपके पूरा पाषाण टाइम की कुल्हाड़ी रही होगी। ठीक, उसका जो भी कार्बन डेटिंग से उसका जो टाइम निकाला गया वो लगभग इसी टाइम को मैच कर रहा था यहाँ पे तमिलनाडु में, पूरा पाषाण वाले समय काल को। ठीक, पूरा पाषाण काल के बारे में जो 2-3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एक तो है आपका सोहन नदी घाटी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ये 4 इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तमिलनाडु वाले से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। अब यहां से जैसा हमने पढ़ा था कि इतिहास किसको कहते हैं, इतिहास जो है वो एक कंटिन्यूअस और एक चेंजिंग इवेंट है। कंटिन्यूअस किन चीज़ों का, वो जो भी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हो रहा था उस समय पे। ठीक, और चेंजेस क्या चीज़ है, वहाँ पे राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो भी परिवर्तन हो रहा था उन चीज़ों का अध्ययन है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा, सबसे पहला हमने देखा प्राग ऐतिहासिक, और यहीं पे आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, सॉरी हम अभी पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल के बारे में, और अब हमको पढ़ना है मध्य पाषाण। अभी तक आपने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं में से ही हमको यहाँ पे चेंजेस डिराइव करने की कौन कौन से चेंजेस हो रहे थे पूरा पाषाण से लेकर के मध्य पाषाण में। पूरा पाषाण काल में कोई भी ऐसी प्रॉपर सभ्यता विकसित नहीं थी, लोग अपने जंगली स्वरूप में रहते थे, मतलब कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी किसी भी जानवर को खा रहे हैं। कुछ लोग कुछ जंगली जानवर को खा लिए जो कि खाना नहीं चाहिए था, मान लीजिए जहरीले सांप को खा लिए, मर गए, बाकी लोग को पता चला कि अब इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कुछ जहरीले पेड़ पौधों खा लिए, फल खा लिए। उसके बाद में ये धीरे धीरे उनको समझ में आया कि कुछ चीज़ें हैं जो खाने योग्य हैं, कुछ चीज़ें खाने योग्य नहीं है। ठीक, पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में ये चेंजेस होगा कि कुछ खाने के इनको आइडिया पता चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें खाने लायक है नहीं है। दूसरी चीज़, पूरा पाषाण काल में जब ये शिकार करते थे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर लेकर के घूमते थे। बड़े पत्थर, मान लीजिए किसी जानवर का शिकार करना है, इतना बड़ा पत्थर उठा लिए कि एक चूहे को मारने के लिए बड़ा पत्थर उठा लिए, जब तक चूहा भग गया। अब इनको समझ में आया कि जहाँ जैसा काम है वहाँ पे वैसी इनको टूल्स की आवश्यकता है। मतलब ये क्या करेंगे, उन पत्थरों को अब अपने यूज़ के हिसाब से छोटे छोटे टूल्स में इनको डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे एक और चेंज हमको देखने को मिलता है कि इनकी टेक्नोलॉजी में ही चेंज आ रहा है। ये भी तो एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। ये पहले बड़े पत्थर जिसको जहाँ यूज़ करना है उससे ज़्यादा बड़े आकार के पत्थर यूज़ करते थे। इनको समझ में आया कि अब हमको अपने नीड के हिसाब से इनको ढालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में ये तो हमने चार जगहों के बारे में देखा था, 1, 2, 3 और ये 4।
अब आपको पता है कि मानव अपने जब भी किसी भी समय काल में रहा है वहाँ पे उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और ये अपने आसपास के एरिया में भी बढ़ते चले जाएंगे। अब हमको इनके एविडेंसेस, इनके निवास के एविडेंस अलग अलग जगहों से भी देखने शुरू होंगे। मतलब अब इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी और ये जो है भारत के या विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में फैल रहे थे। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे अब इनके कल्चर में भी हमको धीरे धीरे डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ लोग जो यहाँ पे रहते थे एक अलग प्रॉपर कल्चर फॉलो करते थे, यहाँ से कुछ लोग उठ करके यहाँ आ गए, वो एक अलग कल्चर में ढलने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से कल्चरल डिफरेंसेस हमको देखने मिलते जाएंगे। ठीक है, हेडिंग डालिएगा मध्य पाषाण काल। पहला पॉइंट लिखिएगा, पत्थरों को, पहला पॉइंट है पत्थरों को अपनी उपयोग के हिसाब से, अपने उपयोग के अनुसार, पत्थरों को अपने उपयोग के अनुसार औजारों के रूप में, औजारों के रूप में ढालने की कला, अपने उपयोग के अनुसार औजारों के रूप में ढालने की कला विकसित हुई, विकसित हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल सबसे पहला लिखिएगा आदमगढ़, एमपी में है। प्रमुख स्थल में सबसे पहला है आदमगढ़, एमपी, आदमगढ़ एमपी। भीमबेटका करके एक नाम सुने हैं, ये वही उसके आसपास का एरिया है, आदमगढ़ एमपी, आदमगढ़ एमपी। डैश करके इसमें लिखिएगा प्रारंभिक आवास के साक्ष्य, प्रारंभिक आवास के साक्ष्य। अपनी शुरुआती स्टेज में तो मनुष्य या फिर कह सकते हैं कि जो आदि मानव था उसके पास कोई भी आवास नहीं होते थे, पेड़ पौधों, पेड़ के आसपास या फिर कहीं पे भी जो गुफाएं मिलती हैं वहाँ पे निवास कर लेते थे। ठीक, उसके बाद में जो सेकंड फेज है पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, इन्होंने टेम्परेरी घर बनाना शुरू कर लिया था, उसी के साक्ष्य मिल रहे हैं, प्रारंभिक आवास के साक्ष्य। सेकंड लिखिएगा नागौर, नागौर कहाँ पे है, राजस्थान। ठीक, आदमगढ़ एमपी, सेकंड है नागौर, नागौर कहाँ पे है, एमपी आपका राजस्थान में। ठीक, देखिए यहाँ पे सब शुरुआत हमने किया था, यहाँ पे हमने एक सभ्यता देखा, उसका विकास अब धीरे धीरे आगे के एरिया में बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पे यूपी के आसपास जो हमने एक एरिया देखा था उससे लोग अब मूव कर रहे हैं, किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे यहाँ पे क्लैश, मतलब लोग अगर जनसंख्या एक जगह ज़्यादा होने लगती है तो उनके आपसी विवाद होने लगते हैं और यहाँ पे लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकता है कि दूसरे बाकी लोग अलग अलग जगहों पे सेटल होना शुरू हो गए। ठीक, तो ये लोग कहाँ पहुँच गए थे, अब राजस्थान वाले एरिया तक पहुँच गए थे। ठीक, यहाँ पे आपने लिखा नागौर, इसमें लिखिएगा डैश करके प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य, नागौर में प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य। प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य। अगला है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ये यूपी का एरिया है, सराय नाहर राय। युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य,
युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य। युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य। उसी में ही कॉमा करके एक और लिखिएगा, एक और चीज है, सामूहिक शवाधान के साक्ष्य। सामूहिक शवाधान के साक्ष्य। अब धीरे धीरे कल्चर विकसित हो रहा है, ठीक। पहले कोई मर गया उसको वहाँ पे छोड़ दिए, कोई पशु पक्षी उसको खा लिए। अब यहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि अपने कोई रिलेटिव्स अगर गुजर जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर उनको फ्यूनरल देना है। अब यहाँ पे शवाधान के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, संभवतः आग को नियंत्रित करने की शुरुआत। संभवतः आग को नियंत्रित करने की शुरुआत। इसके बारे में कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता कि कौन से काल में आग को बिल्कुल व्यक्ति ने या मनुष्य ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। यहाँ पे हम मानते हैं कि हो सकता है कि मध्य पाषाण काल आते आते इनको पहले वो है ना कि एक चकमक पत्थर को टकरा कर रगड़ करके आग पैदा करते थे, वो शायद मध्य पाषाण काल में विकसित होना शुरू हो गया था। इनको समझ में आ गया था कि पत्थरों को घर्षण करके या उनको रगड़ के आपस में टकरा करके आग पैदा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नवपाषाण काल। पाषाण काल के 3 फेजेस में लास्ट है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में औजार किस तरीके के थे? औजार काफ़ी बड़े होते थे, यहाँ पे छोटे होने शुरू हो गए, और यहाँ पे अब ये छोटे भी हो गए और उसमें डेकोरेशन का काम भी शुरू हो गया, उसको सजाने भी लग गए थे, ठीक है। किसी भी तरीके से, चाहे उसको घिस करके उसमें पॉलिश लगा करके ये सजाने की शुरुआत हो गई थी, ठीक। यहाँ पर अगर देखें तो शवाधान को लेकर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मतलब ये वैसे के वैसे छोड़ देते थे। अगर कोई खत्म हो गया, इनकी समाज में किसी की मृत्यु हो गई तो उसको जंगल में वैसे ही छोड़ दिए। यहाँ पे एक शवाधान की परंपरा शुरू हो गई और वही चीज़ यहाँ पर भी कंटिन्यू रहेगी। हमने इतिहास के डेफिनेशन में एक चीज़ पढ़ा था, इतिहास क्या चीज़ है? इतिहास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तत्वों का एक क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसमें कि हम जो छूट गया और जो निरंतर अभी भी चल रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं, ठीक। कुछ चीज़ें हैं जो अब यहाँ से छूटती चली जाएंगी, जैसे कि बड़े हथियार थे, यहाँ पे छूट गए, यहाँ पे छूट गए, लेकिन निरंतरता के रूप में क्या है? हथियार अभी भी उपयोग होंगे, पर छोटे हैं और ज़्यादा डेकोरेटेड फॉर्म में है। कुछ नई संस्कृति शुरुआत हो रही है, जैसे कि शवाधान के रूप में, पहले नहीं होता था, अब उसको ठीक से फ्यूनरल उनको देने लग गए, ठीक। उसके बाद में खान पान में इनके जो भी लाइफस्टाइल थी, जो खाने पीने की हैबिट थी, उसमें यहाँ पे कोई भी फिक्स चीज़ नहीं थी, कुछ भी खा रहे थे, जो उनको सूट किया बॉडी में, जो अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। नहीं तो कई लोगों की फूड पॉइजनिंग से भी यहाँ पे मृत्यु हो सकती थी, ठीक। कुछ लोग कच्चा मांस खा लिए, कुछ लोग जहरीले फल खा लिए। अब समझ में आया कि हमें कुछ लिमिटेड चीज़ों को या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके लिए घातक हो सकती हैं, उनको छोड़ करके यहाँ पे बाकी चीज़ों को हम खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मांस या जो भी फूड आइटम्स हैं, मांस या फल, इनको समझ में आ गया कि हाँ ये खाने की चीज़ें हैं, और आगे चल करके इनको ये भी समझ में आ गया कि मांस को भूंज कर खाना ज़्यादा अच्छा है, मांस को पकाने की विधि भी समझ गए, ठीक। इसके अलावा हथियार के रूप में ये बड़े बड़े औजार हथियार होते थे। ये पहले बहुत पैने नहीं होते थे, मतलब ये बहुत ही कह सकते हैं कि इनका शेप या साइज कुछ भी फिक्स नहीं होता था। धीरे धीरे इनको समझ में आ गया कि इन पे धार लगाया जा सकता है, ठीक। ये इन पे धार लगाना समझ गए थे, और आगे चल करके ये चीज़ कंटिन्यू रहा। इनको और बेहतर समझ में आ गया कि एक ही चीज़ जिसका धार खत्म होता है उसको बार बार घिस के हम उसमें धार को फिर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो नवपाषाण काल में लिखिएगा पहला पॉइंट, पत्थरों के सूक्ष्म औजार
और पत्थरों के सूक्ष्म औजार और इन्हें घिसकर धार लगाने की कला विकसित, और इन्हें घिसकर धार लगाने की कला विकसित। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, कृषि का या कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्थायी निवास की शुरुआत, स्थायी निवास की शुरुआत। स्थायी निवास की शुरुआत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार होने से क्या क्या फायदे होने लग गए होंगे? ट्रांसपोर्टेशन में बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए होंगे। मतलब पहियों के आविष्कार से दो चीज़ें, एक तो पहिए के आविष्कार को, पहिए से इन्होंने एक चाक बनाया होगा जहां से ये क्या कर सकते थे, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, चाक पे घुमा करके मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। और दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पहिए का आविष्कार। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ। पूरा पाषाण काल में व्यक्ति या जो भी इंसान थे उस समय, जो आदि मानव थे, जानवरों की खोपड़ी को बर्तन की तरह यूज करते थे। पानी पीना है तो कोई भी खोपड़ी है जो कि इसको साफ सुथरा करके रख लेते थे परमानेंट यूज के लिए, वही उनका बर्तन होता था। मध्य पाषाण काल आते आते वो उस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने लग गया कि हर फैमिली में हर मेंबर के लिए एक प्लेट चाहिए, तो जितने ज़्यादा प्लेट चाहिए उतने ज़्यादा खोपड़ी इकट्ठा करो या उसको खाने के लिए उसको बर्तन के तरीके यूज़ करो। अब यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको कि हम और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेटेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रमुख स्थल, भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं नवपाषाण काल वाले? अभी भी कुछ अघोरी साधु हैं जो कि ऐसी कपाल में ही खाना पीना खाते हैं, सुने इनके बारे में? अघोरी साधु जो होते हैं, हाँ हाँ, पढ़ेंगे इसको बुद्ध काल जब पढ़ेंगे तो 5 मकार को फॉलो करने वाले अभी भी बहुत सारे कह सकते हैं कि साधु हैं। 5 मकार, मत्स्य, मदिरा, मैथुन और ऐसा कुछ 5 है। ये कहने को साधु हैं पर ऐसे ऐसे रिचुअल्स फॉलो करेंगे कि जिनको देख के घबराहट भी होने लगेगी और ये भी लगता है कि मतलब साधु होने से इन चीज़ों का क्या रिलेशन है, पर वो एक मैथोलॉजिकल चीज़ है, उनके विश्वास की चीज़ है। 5 मकार के रूप में ये कई सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, जिसमें कि एक ये भी है कि मनुष्य के कपाल पर ही खाना खाएंगे या पानी पिएंगे, ठीक है। मतलब कपाल मतलब सिर का जो हड्डी है, मतलब पूरा सिर का जो खोपड़ी है उसको ही वो अपने बर्तन के रूप में यूज़ करते हैं। तो अभी भी कह सकते हैं कि वो पूरा पाषाण काल के जैसा ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। कहाँ खाते हैं ऐसा सोच रहे हो क्या? हैं, अभी भी मिल जाएंगे आपको, या गूगल पे सर्च करेंगे अघोरी साधु करके तो मिल जाएंगे उनके ट्रेडिशन। कई लोग जो कल्चर फॉलो करते हैं कि मृत शरीर के ऊपर बैठकर ही वो अपना पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, तो कहीं किसी जगह से, किसी कब्रिस्तान से कोई बॉडी गायब हो जाए तो उसमें उनका भी हाथ हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो अपने जो रिचुअल्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है उनको कि उनकी मान्यताओं के हिसाब से कोई मृत शरीर है उसी के ऊपर बैठ के ही
अपने सारे पूजा पाठ या ध्यान कंप्लीट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। सबसे पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान वाले एरिया में। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है, पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक से विजिबल है। ये वाला एरिया यहाँ पे गया। पाकिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसको कहा जाता है बलूचिस्तान के नाम से। ये आपका एरिया है बलूचिस्तान वाला, ये वाला। ठीक, यहाँ पे बलूच जनजाति के लोग रहते हैं, बलूच ट्राइब के लोग रहते हैं, और जनरली ये पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड करते रहते हैं। ये वाले जो ट्राइब हैं बलूच जनजाति, ये पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड करते हैं, और इसी क्षेत्र पे आपका है मेहरगढ़। ठीक, इसमें लिखिएगा डैश करके। कृषि के साक्ष्य, बलूचिस्तान में कृषि के साक्ष्य। वैसे भारत में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, इसको लेकर भी 2-3 मत हैं कि कहाँ कहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य है। तो पहला तो यह है कि मेहरगढ़ में हो सकता है मिला हो। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट बुर्जहोम। पहला है मेहरगढ़, दूसरा है बुर्जहोम। पहला लोकेशन आपने लिखा मेहरगढ़, दूसरा है बुर्जहोम। जम्मू एंड कश्मीर, भारतीय क्षेत्र में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर है बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर। इसके बारे में जो एक बहुत फेमस प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ये है गर्त आवास के बारे में। कई ऐसी बिल्डिंग या ऐसे कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, एक सामान्य कोई सा भी मॉल जब आप देखते हैं तो मॉल में जो पार्किंग है वो नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे बेसमेंट होता है। ठीक है, वैसा ही ये बेसमेंट जैसा एरिया बना करके ये क्या करते थे, वहाँ पर निवास करते थे। और क्योंकि जम्मू कश्मीर ठंडा इलाका है, ज़मीन के नीचे इनको थोड़ी सी गर्मी मिलती थी, इसीलिए ज़मीन के नीचे रहना पसंद करते थे। ठीक है, गर्त आवास के प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट कोल्डिहवा। ठीक, इसमें से बुर्जहोम को इंपॉर्टेंट रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है कोल्डिहवा, ये उत्तर प्रदेश वाले एरिया में है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट चौपानी मांडो। चौपानी मांडो विश्व के प्राचीनतम मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ये भी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में है। चौपानी मांडो विश्व के प्राचीनतम मृदभांड।
विश्व के प्राचीनतम मृदभांड। ठीक, ये प्रमुख एरिया है, प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल में सिर्फ पत्थरों पर डिपेंडेंसी थी, व्यक्ति जो है पूरी तरीके से पत्थरों पर निर्भर था, चाहे उसमें ट्रेडिशन में कैसा भी बदलाव आ रहा हो। लेकिन अब यहाँ पे उनकी जो तकनीक थी वो धीरे धीरे विकसित होती गई और उन्होंने अब तांबे का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहला धातु जो भारत में उपयोग किया गया था वो था तांबा। ठीक है, लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें। अच्छा, इसमें इसका वैसे हमने नाम क्या पढ़ा अभी, ताम्रपाषाण काल। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था, इनमें से किस युग को चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है? ये जो लिथिक है इसका मतलब तो होता है पत्थर, और यहाँ पे चैल्को या कैल्को का मतलब है यहाँ पे तांबे से, सॉरी, हाँ। ठीक है, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, इसे चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसे चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसे चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, पत्थर और तांबे के सामूहिक प्रयोग पर आधारित संस्कृति। पत्थर और तांबे के सामूहिक प्रयोग पर आधारित संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट, मानव द्वारा उपयोग किया गया सबसे पहला धातु। मानव द्वारा उपयोग किया गया सबसे पहला धातु तांबा। मानव द्वारा उपयोग किया गया सबसे पहला धातु तांबा। मानव द्वारा उपयोग किया गया सबसे पहला धातु डैश करके तांबा। ठीक, अब इसमें से ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है चाल्कोलिथिक कीवर्ड के बारे में, चाल्कोलिथिक को ही ताम्रपाषाण कहा जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरा, यहाँ पे तांबा और पाषाण, तांबा और पत्थरों का उपयोग साथ साथ किया जा रहा था, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा काल है जिसमें कि तांबे और पाषाण का उपयोग साथ साथ किया गया था। और तीसरा है, यहाँ पे सबसे पहला धातु कौन सा है जिसको कि मनुष्य ने उपयोग किया था औजार के रूप में, तांबा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र। अब जनरली ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भूगोल में हमने जहाँ पढ़ा है कि जहाँ जहाँ से हमको तांबे मिलते हैं, तो भूगोल में हमने सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन सा पढ़ा है जहाँ से तांबा मिलता है? खेतड़ी, राजस्थान वाला एरिया है ना। ठीक, लिखिएगा प्रमुख स्थल में सबसे पहला आहार संस्कृति। आहार संस्कृति राजस्थान वाले एरिया में ही विकसित हुआ था, जो तांबे और पत्थर का उपयोग करते थे। आहार संस्कृति राजस्थान। आहार संस्कृति राजस्थान। नेक्स्ट है कायथ
या कहीं पे ये कायथा भी मिलेगा, कायथ या कायथा संस्कृति। कायथ संस्कृति, चंबल नदी घाटी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से होकर के कहाँ बहती है? हाँ, राजस्थान से होकर के फिर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, लिखिएगा चंबल नदी घाटी, कायथ संस्कृति डैश चंबल नदी घाटी। ये पूरे क्षेत्र में विकसित था ना, इसमें हम राज्य निश्चित नहीं कर सकते क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी तीनों एरिया आ जाएगा चंबल नदी घाटी में। नेक्स्ट, प्रभास संस्कृति। प्रभास संस्कृति गुजरात के तटीय क्षेत्र। ये सभी संस्कृति ऐसे हैं जो कि ताम्रपाषाण से संबंधित हैं। ठीक है, प्रभास संस्कृति गुजरात के तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। और लास्ट है झूकर झांगर संस्कृति पाकिस्तान। झूकर झांगर संस्कृति पाकिस्तान। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताओं में ये प्रमुख सभ्यताएं थी जो कि अलग अलग एरिया में, अलग अलग राज्यों में विकसित होती चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा महापाषाण काल। महापाषाण काल। महापाषाण काल। जनरली ये जो शब्द है महापाषाण, इसका मतलब तो आपको शाब्दिक मतलब तो समझ में आ रहा होगा। महापाषाण मतलब पत्थर जो कि बहुत बड़े हैं, ठीक है, जिनका साइज बहुत बड़ा है। अब ये महापाषाण संस्कृति, इसका नाम क्यों पड़ा है? पत्थर तो पहले भी उपयोग हो रहे थे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल में। महापाषाण कहने का मतलब क्या था? एक शब्द हमने पढ़ा था अभी, शवाधान। ठीक, यहाँ पे इस संस्कृति के अंदर खास करके महापाषाण वाला जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे जो शवाधान होता था, जो शव को दफनाते थे, उस शव के ऊपर में ये बड़े बड़े इसके चारों तरफ इस तरीके से पत्थर रख देते थे घेरे के रूप में। ठीक है, और शव के ऊपर भी बहुत, शवाधान जिसको मिट्टी में दबा दिया गया अगर शव को, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा पत्थर रख देते थे, इसलिए इसको कहा जाता है महापाषाण काल। ठीक, शवाधान करने के एक तरीका है जिसके हिसाब से इसको नाम दिया गया है महापाषाण काल। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, इस काल में शवाधान के लिए, इस काल में शवाधान के लिए बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, यह किसी एक सभ्यता, यह किसी एक सभ्यता नहीं बल्कि, यह किसी एक सभ्यता नहीं बल्कि विभिन्न सभ्यताओं का समूह थी। यह एक सभ्यता नहीं बल्कि विभिन्न सभ्यताओं का समूह थी। ठीक, इसमें जितने भी हमने पाषाण काल से लेकर के अभी तक जितने भी अलग अलग पाषाण युगीन या ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताएं पढ़ी हैं,
उनमें से जहां जहां पे भी शवाधान इस तरीके से किया जा रहा है इसको हम कहते हैं महापाषाण काल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल सबसे पहला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सेकंड बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। नेक्स्ट कराची, कराची, कॉमा जयपुर राजस्थान, कॉमा जयपुर राजस्थान वाला जयपुर है, जयपुर। ठीक, अब लास्ट में लिखिएगा एक पॉइंट नोट करके, पाषाण युग का कुल समय काल, पाषाण युग का कुल समय काल 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। ठीक है, इस पूरे काल के दौरान ही ये जितनी सभ्यताएं हमने पढ़ी हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और महापाषाण काल, ये सभी सभ्यताएं या फिर ये सभी संस्कृतियां 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के आसपास है, कहीं पे 3500, कहीं पे 2500, इसके आसपास। इतिहास पढ़ने के दौरान साल 2 साल का समय तो छोड़ दीजिए, 400-500 साल का समय भी बिल्कुल यूनिट के फॉर्म में लिया जाता है, उसको नेग्लिजिबल फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, तो इससे 500 साल ऊपर नीचे दोनों कंसिडर कर सकते हैं। 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के कहीं पे आपको किसी किताब में 3500 या 2500 ईसा पूर्व तक भी मिले तो आप इसको सही मान करके चलिएगा। ठीक, अब ये जो समय की गणना वाला चीज़ है ये तो सभी को क्लियर है, BC AD ये तो क्लियर है। ठीक, जब हम कोई भी स्केल लेते हैं वैसे ही टाइम का भी एक स्केल मान सकते हैं, जहाँ पे कुछ समय है जिसको कि हम 0 मान रहे हैं, 0 से आगे वर्तमान में हमारा समय चल रहा है 2023 से हम पीछे चलते जाएंगे तो 2022, 2021, 20 करते करते एक समय आगे जब हम 0 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये 0 ही तो हमारा समय का शुरुआत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमें इस पृथ्वी पर आए सिर्फ, या पृथ्वी पर सभ्यता का विकास सिर्फ 2023 साल पहले ही हुआ है। ठीक, लाखों साल पुराना इतिहास है। ये तो सिर्फ समय को हम बांटने का एक तरीका देखते हैं। ये जो समय हम एक 0 पॉइंट मान करके चल रहे हैं, इसके आगे का जो समय है इसको हम AD कहते हैं, एनो डोमिनी, या आपका ईसवी कहते हैं, हिंदी में इसको ईसवी सन कह देते हैं। और हाँ, और इसके पहले का जो समय है इसको हम कहते हैं ईसा पूर्व। ये जो समय 0 के फॉर्म में माना गया है, ये माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म का समय है। ठीक, जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय को हम ये 0 पॉइंट मान करके चल रहे हैं, और इसके पहले का जो भी समय है, जो भी टाइम पीरियड है, हिस्टोरिकल पॉइंट जो हम पढ़ते हैं इसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, और इसके बाद के समय को ईसवी कहते हैं। ठीक, अब इसके पहले के जो समय को हम इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, -1, -2, इस तरीके से क्या करना तो ऐसी चाहिए था, लेकिन ये माइनस को कंसिडर ना करके हम सीधा क्या कहते हैं इसको, ईसा पूर्व। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 100 साल पहले की बात करनी है, 0 से 100 साल पहले की बात करनी है, तो हम इसको कहेंगे 100 BC। इसका मतलब है कि वर्तमान से लेकर के यहाँ तक का समय, जिसमें कि 0 भी शामिल है। ठीक, और अगर यहाँ से हम पूछें कि 100 BC वर्तमान से कितना पहले था, तो इसमें आपको 100 और ऐड करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि 2123 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक, 2123 वर्ष पूर्व। ठीक,
2023 यहाँ तक, 0 यहाँ पे आए और इससे पहले 0 तक 100 साल और पहले चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 BC। ठीक है, वैसे ही 100 BC चलते चलते आप 500 BC 600 BC चलते जाएंगे और आपको 5 लाख BC तक का जो समय है वो पूरा समय काल आप पाषाण युग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, इसमें एक और चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे समय जनरली हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ठीक, 1 2 3 करते 2023 तक पहुँच गए। यहाँ पे हमारा समय उल्टा चलते रहेगा, जैसे कि 5 लाख BC से इस तरफ हम चलेंगे तो 4 लाख BC, 4 लाख BC, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, फिर 1 लाख, इस तरीके से करते करते आगे और ये 1000 में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे हम 5 लाख से शुरू करते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब यहाँ पे समय आपको धीरे धीरे कम होता दिखाई देगा। ठीक, हम चल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो स्केल है वो निगेटिव टाइप से लिखा हुआ है, उल्टे में लिखा हुआ है, इसलिए हम जब यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो हमारा जो समय है, जो नंबर्स है वो कम होता दिखाई देगा। समय यहाँ पे आगे बढ़ रहा होगा पर नंबर्स यहाँ पे कम होता दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इतिहास पढ़ते समय हम यही 2 चीज़ पे जनरली डाउट होता है कि जैसे हम लिखेंगे कि मान लीजिए सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 2600 BC से, कहीं पे 2500 BC। हम मान के चलते हैं, मान लीजिए कि 2600 BC से इसकी शुरुआत हुई, तो इसका अंत कहाँ तक मानेंगे? हो सकता है 1500-1600 BC में, 1500 BC या 1600 BC, 1700 BC, इस तरीके से। ठीक है, तो ये समय है 2600 BC से 1500 BC। ये समय आपको कम होता क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम एक निगेटिव स्केल पे इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं और कल से हम सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।